Hello dear students, today we will discuss about syllabus of 6 semester professional training practical exam कि DMLT के जो 6 सेमेस्टर की अभी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होना है उसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसमें एग्ज़ामिनर जो हैं वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो उसके कुछ टॉपिक्स हम इस लेक्चर में लेके आए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिएगा, तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा है इसमें वो है रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट है हमारा इसके अंदर, जिसकी बात करते हैं हम रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। इसमें क्या है, उसके बाद सेकंड है हमारा प्लेटलेट काउंट, जो टॉपिक रहेंगे इसमें लेक्चर में। उसके बाद थर्ड है पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन, की ब्लड फिल्म के अंदर हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद है स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर AFB, कि भी स्पूटम एग्जामिनेशन में AFB जो स्टेन करके हम यूज़ करते हैं उसको एग्जामिन करते हैं, उसमें क्या देखते हैं। और सीरम कैल्शियम, कि सीरम कैल्शियम क्या है और इसको हम कैसे जो है स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेटिकुलोसाइट काउंट। तो आपको बता दें, रेटिकुलोसाइट जो होता है ये एक इमेच्योर RBC होता है, यानी कि सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ RBC होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये क्या है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो 0.2 से 2% होती है टोटल ब्लड का, ठीक है। टोटल ब्लड कौन सा, RBC, नॉट होल ब्लड सेल्स, ओनली RBC का, ठीक है। इसके लिए जो हम स्टेन यूज करते हैं, जिससे हम इसको एग्जामिन करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन हम इसके लिए यूज करते हैं, इसको काउंट करने के लिए, ठीक है। तो सुप्रावाइटल स्टेन को कैसे यूज करेंगे इसको काउंट करने के लिए, उसके लिए प्रोसीजर है सिंपल सा, कि जो हमारी सुप्रावाइटल स्टेन्स होती है उसकी 2 ड्रॉप लेंगे हम, ठीक है। यानी कि एक ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप ऑफ सुप्रावाइटल स्टेन लेंगे एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ उसमें एंटीकोगुलेटेड ब्लड डालेंगे, यानी कि EDTA मिक्स करेंगे, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करने के बाद फिर हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। इंक्यूबेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हम जो है फिर उससे ब्लड स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। ब्लड स्मीयर बनाएंगे उससे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्लाइड हमने बनाई है, जो ब्लड हम बनाएंगे उससे, ठीक है, जो भी उसके बाद जो स्लाइड बनाएंगे, स्मीयर बनाएंगे, उसको हम 100x ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव पे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, RBC में और रेटिकुलोसाइट में। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं हम, उसके बाद हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि रेटिकुलोसाइट काउंट में 2 टर्म्स बनती हैं। एक बनती है रेटिकुलोसाइटोसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन। रेटिकुलोसाइटोसिस क्या होता है, कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा प्रोड्यूस होना हमारी बॉडी में किसी भी वजह से। तो उसके लिए क्या वजह हो सकती है, हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में ज़्यादा हो सकते हैं, और हेमोलाइटिक क्राइसिस की कंडीशंस में। ये 2 मेन कंडीशन हैं जिसमें रेटिकुलोसाइट जो है वो, यानी कि इमेच्योर RBC जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है रेटिकुलोसाइटोपिनिया। रेटिकुलोसाइटोपिनिया वो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर रेटिकुलोसाइट जो है ब्लड में नॉर्मल से भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल प्लाज्मा और फैनकोनिक एनीमिया। इन 3 कंडीशंस में जो है मोस्टली जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि रेटिकुलोसाइट जो है वो कम हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, सेकंड हमारा टॉपिक है प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट क्या है, प्लेटलेट काउंट जो प्लेटलेट्स है उसको हम थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं, यानी कि थ्रम्बोसाइट, सेकंड नेम जो है उसका थ्रम्बोसाइट है, ठीक है। और ये बहुत ही टीनी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, सबसे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं
वो नेचुरल बैंडेज हैं हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, कहीं चोट लग जाती है बैंडेज लगाते हैं ना, तो प्लेटलेट्स क्या है, हमारी बॉडी की नेचुरल बैंडेज है जो क्या करती है, कभी भी चोट लगती है तो वो अपने आप उसको ब्लड को वहाँ पे रोक देती है। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स बनती हैं वो है, हमारी जो टर्म्स बनेंगी इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि लो प्लेटलेट काउंट कैन लीड टू वर्सिंग एंड द एक्सेसिव ब्लीडिंग। वो क्या कह रहा है कि भाई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, वो कंडीशन है जिसमें क्या है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो जाते हैं, और जिसमें क्या होता है रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी पे, रेडनेस के निशान आने स्टार्ट होते हैं, और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर कहीं पे चोट लग जाती है या और कोई कंडीशन होती है, जीआईटी कंडीशन होती है, तो उस दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। और इस दौरान कब कब हो सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लक्षण क्या होते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल यूज़ कर लें तो उस दौरान ये कम हो सकते हैं। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में ये हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जो है प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में कम हो सकता है, बोन मैरो डिजीज़ या एनीमिया या कैंसर में हो सकता है, यानी कि बोन मैरो कैंसर या बोन मैरो डिजीज़ में हो सकता है कम। उसके बाद केमिकल एक्सपोजर, ठीक है, अगर केमिकल एक्सपोजर हुआ है हमारी बॉडी में कोई, तो उस कंडीशंस में भी, जैसे कि पॉइजनिंग हो गया और कोई भी कुछ खा लिया इस टाइप का, तो पॉइजन टाइप, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारी बॉडी में अक्योर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। सेकंड कंडीशन या सेकंड टर्म जो बनती है इसमें वो है थ्रोम्बोसाइटोसिस। हाई प्लेटलेट काउंट कैन लीड टू अबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोसिस में, क्या होगा कि इसमें जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा, यानी कि 1.5 से लेके 4.0 लाख तक हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा 4 लाख से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा अबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग फॉर्म करेगा हमारी बॉडी के अंदर, अबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग करेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिफेरल ब्लड फिल्म। पेरिफेरल ब्लड फिल्म क्या होती है कि जब हम ब्लड के अंदर हमें कोई एग्जामिन करना होता है सेल्स वगैरह को, लाइक के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनकी मॉर्फोलॉजी को, उनके काउंट करना है, उनकी टोटल वैल्यू को काउंट करना है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म से एग्जामिनेशन करते हैं। अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हम इसमें देख सकते हैं, लाइक ए पैरासाइट इन्फेक्शन भी हम इसमें देख सकते हैं पेरिफेरल ब्लड से, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, पीबीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पीबीएस हो गया, और पीबीएफ भी बोल सकते हैं क्योंकि पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ठीक है। टेस्ट इज ए टेक्निक हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज टू एग्जामिन द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। इस टेक्निक को किस लिए यूज़ किया जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि हम लैब में काम करते हैं तो हम कौन से हो गए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले, यानी कि सभी लैब्स में जहाँ पे ब्लड एग्जामिनेशन होती है वो सब क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। हॉस्पिटल वाले भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या जितना भी डायग्नोस्टिक है या हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कि एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन कर सकते हैं। और क्या देखते हैं उसमें, इट्स शोन अबनॉर्मल ब्लड सेल्स एक्टिविटी, और वो क्या करती है हमें अबनॉर्मल ब्लड सेल्स की एक्टिविटी शो करती है, यानी कि उससे हमें किसका पता चलता है अबनॉर्मल ब्लड सेल्स की एक्टिविटी का पता चलता है कि भाई कौन से ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं, कौन से नॉर्मल हैं, कौन से अबनॉर्मल हैं, किसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, कौन सा रैप्चर हो गया है, ठीक है, या कौन सा हाइपर सिगमेंटेड है, कौन सा मैक्रोसाइटिक है, कौन सा माइक्रोसाइटिक है, ये सभी हमें पीबीएफ से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद कि फॉर एग्जाम्पल योर सीबीसी रिजल्ट में इंडिकेट योर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स अपीयर अबनॉर्मल, यानी कि जो आपका सीबीसी रिजल्ट कंप्लीट ब्लड सेल काउंट होता है, सीबीसी का मतलब यानी कि तीनों तरह के सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये तीनों तरह के ब्लड सेल्स का हमें क्या पता चलता है, इससे अबनॉर्मल एक्टिविटी का पता चलता है कि भी वो अबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ए माइक्रोस्कोपिक व्यूज ऑफ यूअर सेल्स में हेल्प, और उसके अलावा क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यूज ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। वाई यूअर ब्लड सेल्स लुक अबनॉर्मल और यू हैव एन अबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि माइक्रोस्कोपी से हमें क्या पता चल सकता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने उसमें अबनॉर्मल हैं और क्यों अबनॉर्मल हैं, यानी कि ताकि हम उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पे उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई इस प्रॉब्लम की वजह से ये जो है अबनॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल नंबर्स भाई डिक्रीज है या इंक्रीज है, उससे भी हमें टर्म्स का पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आरबीसी जो है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस, और अगर प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, थ्रम्बोपीनिया। इसी तरह ल्यूकोसाइट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस। अगर वाइट ब्लड सेल्स में 5 तरह के ब्लड सेल डिफरेंट सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, अगर मान लीजिए उसके अंदर इस्नोफिल ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस्नोफिलिया। तो इससे क्या है, पार्टिकुलर हम अलग अलग सेल्स की मॉर्फोलॉजी के आधार पे और उसके टोटल नंबर के आधार पे हम उसके नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट टू डायग्नोज ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर एंड इन्फेक्शन। उसके अलावा क्या करें कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के आधार पे या उनकी काउंटिंग के आधार पे ब्लड डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, ब्लड कैंसर का पता लगा सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन का भी हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल इंक्लूड्स, भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यानी किस किस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है, ये भी एक तरह का कैंसर होता है। ठीक है, दिस इज कैंसर ऑफ योर ब्लड एंड बोन मैरो, इट हैपन व्हेन द बोन मैरो सेल्स म्यूट एंड बिकम अबनॉर्मल सेल्स दैट मोर देन योर ब्लड सेल्स। वो क्या कर रहा है, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया को हम करें देखें तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड सेल्स, बोन मैरो के अंदर जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो मोस्टली ल्यूकीमिया जो होता है वाइट ब्लड सेल्स की कंडीशन में होता है, बट अदर सेल्स की कंडीशंस में भी होता है। ये क्या है, एक तरह का ब्लड कैंसर है जो कि बोन मैरो के अंदर जो हमारे सेल्स हैं जब वो अबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, अबनॉर्मली यानी कि मैच्योर होने से पहले हमारी ब्लड स्ट्रीम में आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ल्यूकीमिया। उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कब हो सकती है, एनीमिया क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू हैव एनीमिया व्हेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर अगर एनीमिया क्योर होता है या हमारी बॉडी के पास हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कम प्रॉपर मात्रा में नहीं है, यानी कि पूरे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनीमिया प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। ठीक, उसके बाद है हार्ट फेलियर। ठीक है, उसके बाद है हार्ट फेलियर, ए हायर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स काउंट में बी साइन ऑफ द लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल लिंक टू हार्ट फेलियर। वो क्या कह रहा है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हायर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स काउंट में बी साइन टू लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, यानी कि अगर नॉर्मल रेड ब्लड सेल से ज़्यादा ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी अगर नॉर्मल से ज़्यादा है हमारी बॉडी में, तो वो किसको दर्शा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर O2 लेवल कम है। इस वजह से हमारी बॉडी उस O2 लेवल को पूरा करने के लिए बार बार न्यू रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर रही है, ज़्यादा मात्रा में कर रही है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होंगे तो उसका प्रेशर भी हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशंस में हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या है, ये भी एक तरह का कैंसर होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का कैंसर होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये मोस्टली
लिम्फोसाइट की वजह से होता है, ठीक है। दिस डिजीज इज कैंसर दैट स्टार्ट इन यूर लिम्फेटिक सिस्टम यूजुअली इन यूर लिम्फ नोड। यूर लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन वाइट सेल्स दैट इमिग्रेट फ्रॉम बोन मैरो। वो क्या कर रहा है, लिम्फोमा क्या है, ये भी एक तरह का कैंसर है, और ये कहाँ स्टार्ट होता है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में स्टार्ट होता है, और यूजुअली इन यूर लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड में ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और किसकी वजह से, वाइट सेल्स की वजह से, जो कहाँ से आते हैं, बोन मैरो से, ठीक है। दीज सेल्स नॉर्मली ग्रो इन द साइज एंड द सिरंक नंबर एज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन एंड अदर कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। वो क्या कर रहा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स का जो साइज है और नंबर है वो श्रिंक हो जाता है, किसके आधार पे, क्योंकि हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है, बट क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको मेंटेन करती है कि कितने नंबर में प्रोड्यूस करवाना है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो ज़्यादा कब प्रोड्यूस करवाना है, और अगर ज़्यादा हो गया तो उसे कम कब करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे बॉडी का सिस्टम। बट लिम्फोमा में क्या होता है, लिम्फोमा हैपन्ड व्हेन वन ऑफ योर वाइट ब्लड सेल्स इन योर लिम्फेटिक सिस्टम म्यूटेड इनटू कैंसरस सेल्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अगर एक बार आपका सेल लिम्फोमा में जाके जो है वाइट ब्लड सेल्स अगर लिम्फेटिक सिस्टम में जाके वहाँ पे म्यूटेंट बनाना शुरू कर देता है, कैंसरस सेल, अबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस करना कर देता है, तो उसके बाद उसकी श्रिंकेज और नंबर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेल्स दैट डजंट श्रिंक इन द नंबर और साइज, फिर वो कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से प्रोड्यूस करता रहेगा लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या था, लिम्फोमा। तो ये अलग अलग कंडीशंस थी, ठीक है। ल्यूकीमिया, एनीमिया, हार्ट फेलियर, लिम्फोमा, उसके बाद है ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। उसके बाद है ऑटो इम्यून डिजीज़, सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो मतलब अपने आप, डिजीज़ बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी कि कोई बीमारी। दीज डिजीज हैपन व्हेन यूर इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून हो गया ना, ऑटो अपने आप, इम्यून एंड डिजीज इम्यून सिस्टम के द्वारा, यूर इम्यून सिस्टम अकॉर्डिंगली launch attack on your body instead or protecting it. A low white blood cells count may be a symptoms of an autoimmune disease. वो क्या कह रहा है कि ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्सीडेंटली क्या है, लॉन्च कर देता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर ही, हमारे ऑर्गन के ऊपर ही अटैक करने लग जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो है कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर जो है अदर प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में अक्योर होनी स्टार्ट कर देती हैं, और लाइक के ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, हेप्टिक हो जाता है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में आते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा इसमें मलेरिया, यानी कि मलेरिया पैरासाइट को भी हम जो है ब्लड फिल्म के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं। यू डेवलप मलेरिया व्हेन मॉस्किटो कैरिंग पैरासाइट बाइट यू, डिलीवरिंग पैरासाइट इनटू यूर ब्लड स्ट्रीम। वो क्या कह रहे हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है, ये कब डेवलप होता है हमारी बॉडी में, जब मॉस्किटो जो जिसने क्या है उस पैरासाइट को, मलेरिया पैरासाइट को कैरी किया हो और वो हमें काट ले, बाइट कर ले, मच्छर हमें काट ले, तो उसकी वजह से क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो इसको कैरी करती है, उसके काटने की वजह से ये हमें हो सकता है। और वो क्या है, जब वो काटेगी तो वो क्या है डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, अबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम उसको भी जो है पेरिफेरल ब्लड फिल्म के द्वारा जो है एग्जामिन कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर AFB। स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर AFB कि भी स्पूटम के अंदर, यानी कि स्पूटम के अंदर जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को हम कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमें पता होना चाहिए कि स्पूटम क्या है। स्पूटम इज ए थिक म्यूकस दैट इज कफ्ड अप फ्रॉम द लंग्स। ये क्या है, एक थिक म्यूकस है जो कहाँ से, कफ के द्वारा निकाला जाता है, कफ करके कहाँ से निकाला जाता है, लंग से। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पिट एंड स्लाइवा। वो क्या कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, स्पिट भी हो सकता है और स्लाइवा भी हो सकता है, ठीक है। AFB टेस्ट आर यूजुअली ऑर्डर्ड
फॉर पीपल विद, यानी कि किसके लिए, सिम्टम्स ऑफ एक्टिव टीबी, कि भी किसके लिए ऑर्डर किया जाता है, डॉक्टर किसके लिए लिखता है एएफबी टेस्ट करने के लिए, जिसके के अंदर सिम्टम्स हो, किसके, एक्टिव टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस के जिसके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हो, उसके लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है करवाने के लिए। द टेस्ट लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया इन यूर स्पूटम, और इस टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमारे स्पूटम के अंदर तो नहीं है या पेशेंट के स्पूटम में तो नहीं है, उसको हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एएफबी टेस्ट। यहाँ पे क्या है, हम 2 तरह से इसके टेस्ट कर सकते हैं, 2 मेन टेस्ट हैं, एक है एएफबी स्मीयर और एक है एएफबी कल्चर। ठीक है, तो स्मीयर में क्या है, इन दिस टेस्ट योर सैंपल इज द स्मीयर्ड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड लुक्ड एट अंडर माइक्रोस्कोप। वो क्या कर रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपका जो सैंपल है उसको स्मीयर बनाते हैं, उसे स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको स्टेन करेंगे। ठीक है, और अंडर माइक्रोस्कोप उसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड रिजल्ट इन 1 to 2 डेज, और इससे में रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 दिन लगते हैं। दीज रिजल्ट कैन शो ए पॉसिबल एंड लाइकली इन्फेक्शन बट कांट प्रोवाइड ए डेफिनेट डायग्नोसिस। जो एएफबी स्मीयर है, इस टेस्ट से हमें इन्फेक्शन का पता चल सकता है कि भी इन्फेक्शन है, पॉसिबिलिटी है कि भी इन्फेक्शन है, बट ये क्या है, जो एएफबी टेस्ट है स्पूटम स्लाइड स्मीयर जो जिससे हम देखते हैं, वो कभी भी डेफिनेट डायग्नोज नहीं दे सकता। ठीक है, उससे हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या है, हमारा जो सेकंड मेथड है इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा एएफबी कल्चर। ठीक है, एएफबी कल्चर है, इन दिस टेस्ट योर सैंपल इज टेकन टू ए लैब एंड पुट इन ए स्पेशल इन्वायरमेंट टू इनक्रेज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि इसमें क्या है, पेशेंट का सैंपल लिया जाता है और उसको लैब के अंदर एक स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है ताकि वहाँ पे उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकें, उस बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकें। ठीक है, एन एएफबी कल्चर कैन पॉजिटिवली कन्फर्म ए डायग्नोस ऑफ टीबी और अदर इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से क्या है, फिर हमें अगर एएफबी कल्चर पॉजिटिव है तो उससे हमें उस कन्फर्मेटरी जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, कन्फर्म हो जाता है। और अगर टीबी के अलावा कोई और इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस के अलावा, तो उसका भी हमें इससे पता चल जाता है। बट इट टेक्स 6 to 8 वीक टू ग्रो इनफ बैक्टीरिया टू डिटेक्ट एन इन्फेक्शन। वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, एएफबी कल्चर जो है ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है। इसमें जो है 6 से 8 वीक लग जाते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में और उसको डिटेक्ट करने में। इसके लिए जो स्टेन है बेसिकली वो हम जिल नैन्सन स्टेन यूज़ करते हैं और ग्राम स्टेन भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पूटम फॉर एएफबी।